हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बेटा जो मैं आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूं वो बात करने वाला हूं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज 28 सितंबर 2023 को स्वामीनाथन जी सर का जो कृषि के लिए एक अपूर्व क्षति मानी गई है या है, जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन जी का कृषि में अपूर्व योगदान है। ऐसा योगदान किसी का नहीं हो सकता। फ्यूचर की बात निकले, अब तक ऐसा योगदान किसी का नहीं हुआ। 1943 की या 1843 की हम भुखमरी से लेकर की बात करें ना, 1943 की भुखमरी से लेकर या हम कहते हैं बंगाल अकाल से लेकर अब तक के इनके योगदान को बड़ा सराहनीय है। 1925 में इनका जन्म हुआ था, 7 अगस्त 1925 में जन्म हुआ था। जन्म के बाद इन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद अवार्ड्स लिए, उन्होंने कई वर्क की एग्रीकल्चर में, अपनी एक अलग सोसाइटी बनाई, वेलफेयर बनाया। उसके बाद 1925 से लेकर आज तक के हम इसके जो जीवन काल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का जो जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे इनके अवार्ड्स की। ग्रेट पर्सनैलिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम सबसे पहले तो बात करते हैं स्वामीनाथन जी सर अपने आप में एक लिविंग लेजेंड है। कृषि के विद्यार्थियों के लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, क्योंकि इनका एक अलग ही स्वभाव रहा है, अलग ही एक्टिविटी रही है, अलग ही गतिविधि रहा है। इनका कार्य क्षेत्र भी एक छोटे से गांव से लेकर कटक उड़ीसा से लेकर IRI दिल्ली, मनीला फिलीपींस, देश विदेश में इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने बहुत अच्छी जगह अपना वर्क दिया है, काम किया और एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ अपना वर्क किया है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की हमने चर्चा काफी चैप्टरों में की है और मैं एक वीडियो बना दूंगा ग्रीन रिवोल्यूशन का। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का, अगर हम वर्ल्ड की ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो N.E. बोरलॉग साहब विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, N.E. बोरलॉग। अगर यही बात है इंडियन की तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन सर को कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो ढांचा इन्होंने तैयार किया है इन्हीं के भरोसे है, सारा कुछ सब कुछ इन्हीं ने किया है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के इनको जनक भी कहा जाता है। ये चार तो इनकी पर्सनैलिटी में इनको अवार्ड दिए गए हैं, इनको उपाधियां दी गई है। लिविंग लेजेंड कहा जाता है इनको, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्होंने एजुकेशन कहां से ली थी। एजुकेशन में जैसे 12th के बाद सब लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में इनका जो सब्जेक्ट था वो था जूलॉजी। जूलॉजी से इनके ग्रेजुएशन की। इनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे। डॉक्टर परिवार से बिलोंग करने के बाद भी इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड को चुना। फील्ड चुनने का इनका मोटिव, मेन उद्देश्य था भाई 1943, 1944, 1945 का जो बंगाल फेमाइन था, बंगाल का जो अकाल था, वो उनका मेन उद्देश्य था कि उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड ज्वाइन कर लिया। चलो सबसे पहले बात करें इनकी ग्रेजुएशन, तो इन्होंने ग्रेजुएशन की थी वहीं अपने क्षेत्र तमिलनाडु से। हाँ, एक चीज और, ये तमिलनाडु के रहने वाले, इनका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था। ग्रेजुएशन इन्होंने जूलॉजी से की थी। जूलॉजी के बाद उन्होंने पीजी एग्रीकल्चर से की है, या हम कह सकते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट था और उसमें भी साइटोजेनेटिक्स से इन्होंने की थी। साइटोजेनेटिक्स पे अपना टोटल वर्क किया है। इनकी अगर रिसर्च की बात करें तो इनका खुद का रिसर्च पोटैटो पे रहा है। जो पीएचडी में इन्होंने थीसिस वर्क किया है वो पोटैटो पे किया है। उसके बाद एज ए व्हीट साइंटिस्ट एंड राइस, मेजर जो इनके प्लांट थे वो पोटैटो, इनका खुद का रिसर्च है। व्हीट और राइस पे इन्होंने रिसर्च की। इन्होंने जो पीजी की थी वो की थी भाई IRI दिल्ली से। IRI दिल्ली से इन्होंने पीजी की थी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से, जिसमें साइटोजेनेटिक्स का पर्टिकुलर विषय था। पीएचडी की बात करें तो इन्होंने पीएचडी ज्वाइन की थी 1952 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1954 में, 1954 में वापस ये इंडिया लौटे और 54 में एज ए असिस्टेंट बोटनिस्ट CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में इन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। अपने करियर की शुरुआत जो इन्होंने की थी
वो पीएचडी के बाद 1954 में जैसे इंडिया लौटे थे, उन्होंने CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में इन्होंने एज ए बोटनिस्ट ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बात कर लें, उनका स्टार्ट होता है करियर, इनका वर्क। सबसे पहले बात करें तो इन्होंने 54 में ज्वाइन किया, उसके बाद 54 में 2-3 साल तक एज ए असिस्टेंट वर्क करने के बाद ये IRI आ गए। IRI में एज ए साइंटिस्ट उन्होंने ज्वाइन किया। एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन करने के बाद 1961 से लेकर 72 तक, 1961 से लेकर 71 तक ये डायरेक्टर रहे IRI न्यू दिल्ली के। 1961 से 72 तक ये IRI न्यू दिल्ली में डायरेक्टर है। उसके बाद 1972 से 79 से ICAR के डीजी रहे। उस डीजी पद पर रहते हुए 72 से 79 डीजी पद पर रहते हुए सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में, भारतीय गवर्नमेंट में सेक्रेटरी सचिव पद पर कार्य किया इन्होंने। 79 से लेकर 80 तक, 1979 से लेकर 80 तक, ये कहते हैं हम 2 साल तक इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी उन्होंने वर्क किया। 80 से 82 डिप्टी चेयरमैन रहे और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो बजट की बात करें, हम भारत विकास योजना की बात करें, जिस प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग, अब तो ये आयोग नहीं रहा है, इसको कह दिया है नीति कमीशन, नीति आयोग कह दिया गया है आजकल इसको 2016-15 के बाद। पहले जब 1951 में देश के आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, उस समय शुरुआत हुई थी जब, तब ये प्लानिंग कमीशन एक जे वर्क 5 साल के बेस पे, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन या योजना थी 5 साल वाली, उसके बेस पर ही प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुई थी कि इसमें हर 5 साल पे अपने को क्या विकास करना है। तो प्लानिंग कमीशन के ये मेंबर भी रहे हैं और साथ ही डिप्टी चेयरमैन भी रहे। उसके बाद 1982 से 88 तक ये IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में इन्होंने वर्क किया। डीजी के रूप में कार्य कर रहे, 82 से लेकर 88 तक मनीला फिलीपींस रहे। उसके बाद उसी के दौरान 84 से लेकर 90 तक ये प्रेसिडेंट रहे IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के प्रेसिडेंट भी रहे। और इसी के साथ IRRI मनीला फिलीपींस में ये डीजी के पद थे। 1991 से लेकर 1960, 1991 से लेकर 96 तक ये रहे प्रेसिडेंट रहे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में प्रेसिडेंट के रूप में रहे। 2002 से लेकर 2007 की बात करें, 2002 से 2007 तक ये प्रेसिडेंट रहे पुगवास कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस एंड वर्ल्ड वेलफेयर का या वर्ल्ड अफेयर्स के ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 2005 से लेकर 2007 तक प्रेसिडेंट रहे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के प्रेसिडेंट रहे। ये इनका वर्क है। 1954 में इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 1954 के बाद लगातार कहीं न कहीं बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में ये अपने पद पर या टॉप मोस्ट पद पर इन्होंने कार्य किया। कृषि के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है इन्होंने। एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इन्हीं की वजह से MS स्वामीनाथन ने अपना वर्क व्हीट पे स्टार्ट किया, फिर इन्होंने एनी बोरलॉग साहब को इंडिया बुलाया, वहां इन दोनों ने मिलकर अपना वर्क स्टार्ट किया और अच्छा खासे 3 जीन वाली किस्में, हाई ड्वार्फिंग वैरायटी, अच्छा खासा रोज करके जो देश को भूखमरी की स्थिति थी, जब अपने पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तब उस समस्या को उन्होंने सोल्व किया। इतना इन्होंने योगदान दिया। 2007 के बाद इन्होंने चेन्नई में अपना रेजिडेंस बनाया, वहीं से अपना सब कुछ करते हैं। उन्होंने MS स्वामीनाथन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहां उनका सिलेबस है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी उनका वही है। 2007 के बाद वो चेन्नई में ही है। बात करें उनके अवार्ड्स की तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले हैं वो स्वामीनाथन साहब को मिले हैं। अवार्ड की जो शुरुआत हो गई थी वो गई थी 1967 से। 1967 में पहला इनको जो अवार्ड मिला वो मिला पद्मश्री। छोटे अवार्ड तो बहुत है इनके पास, बड़े अवार्ड की बात कर रहे हैं। 1907 में रमन मैगसेसे अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया। 1972 में पद्म भूषण अवार्ड लिया इन्होंने। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इन्होंने लिया। 1987 की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज, एक और चीज बताऊं आपको, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिलने के बाद इनको लगभग 2 लाख $, अपनी काउंटिंग में तो बहुत है भाई पैसा, उस समय की बात है, बहुत पैसा था। 2 लाख रुपए इन्होंने अपना खुद का चेन्नई में ट्रस्ट बनाने में पूरा पैसा खर्च किया। अपना खुद का रिसर्च स्टेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया चेन्नई में।
1987 के बाद रेगुलर 88-89 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद रेगुलर ये वहां वर्क कर रहे हैं एज ए दूसरे संस्थानों में, या हम कह सकते हैं IRI में वर्क करते हुए, सारे वर्क करते हुए उन्होंने वहां भी ध्यान दिया। 1989 में उनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 2000 में इंदिरा गांधी अवार्ड मिला उनको, यूनेप सस्कावा प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट मिला इनको, महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को उनको दिया गया, और 2007 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिलने के बाद इन्होंने एज रिटायरमेंट ले लिया। मतलब कृषि से ये हमेशा ही जुड़े रहे और अपना जो वर्क है वो चेन्नई में रेगुलर कर रहे थे। ठीक है, इनके 3 लड़कियां हैं, तीनों ही फॉरेन साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तीनों ही बाहर साइंटिस्ट हैं। लास्ट बात करें, आज फिर मैं बता रहा हूं 7 अगस्त 1925 में जन्मे थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने के बाद आज के दिन 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। ये कृषि के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और मैं स्वामीनाथन सर का इस अभूत कार्य के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इतना वर्क किया है और सारा कुछ किया है इन्होंने किसानों के लिए, कृषि विद्यार्थियों के लिए कहा है। जो कुछ भी किया है इन्होंने कृषि विद्यार्थियों के लिए समर्पण किया है। 98 वर्ष की उम्र में मैं कह दूं भारत में MS स्वामीनाथन का जो दर्जा है वो मेरी नज़र में डॉक्टर कलाम से कम नहीं है। जो साइंस में डॉक्टर कलाम साहब का जितना योगदान है उतना ही योगदान मैं एग्रीकल्चर साइंस में MS स्वामीनाथन का सर का मानता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार। इनकी एक लाइफ जर्नी एज ए लेजेंड पर्सनैलिटी और लिविंग लेजेंड के रूप में इनको जाना जाता है। तो कलाम जो MS स्वामीनाथन साहब है उनको तहे दिल से धन्यवाद इतनी जर्नी के लिए, इतने अवार्ड्स के लिए और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए, और सब कुछ कृषि में है लगभग इन्हीं की देन है। जो कुछ भी जेनेटिक्स सिखाई है एग्रीकल्चर में, जो भुखमरी है या कृषि में है, जो रिवोल्यूशन है, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, सभी इन्हीं की देन मानता हूँ मैं। चलो सर को एक बार सत सत नमन। चलो दोस्तों फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।